सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड इन अवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 MCQs रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर। और आप लोग इसको पॉज करके आंसर्स दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितने आपने मार्क्स स्कोर किए हैं। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द बोटानिकल रिलेशनशिप फ्रूट्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोकॉट फैमिली ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है पुनिकेसी, क्योंकि जो बाकी के तीन ऑप्शंस हैं जो कि म्यूजेसी है, एरिकेसी है और ब्रोमेलिएसी है, ये तीनों के तीनों जो है वो मोनोकॉट फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब आप इनको इजीली याद रख सकते हैं क्योंकि फ्रूट्स में बेसिकली सिर्फ 3 ही मोनोकॉट फैमिलीज हैं। तो आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके, अरे ब्रो मुस्कुराओ। अरे से एरिकेसी, ब्रो से ब्रोमेलिएसी और मुस्कुराओ से म्यूजेसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 मोनोकॉट फैमिली याद रख लेंगे और बाकी की जितनी भी फैमिलीज हैं फ्रूट्स की वो सब कैसी हैं? डाइकॉट हैं। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, एकोमोडेटिंग मोर नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया देन व्हाट इज एकोमोडेटेड अंडर नॉर्मल प्लांटिंग सिस्टम इज रिफर्ड एज डैश। इट इज वन ऑफ द एफिशिएंट मेथड्स ऑफ हार्सनिंग प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर जिन लोगों ने इस बार का IBPS AFO मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा उन लोगों को पता है कि डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आया था। और इसका जो सही आंसर है वो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है जो हमारी नॉर्मल प्लांटिंग सिस्टम होती है, अगर उससे ज़्यादा हम नंबर ऑफ प्लांट्स को एकोमोडेट कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। अब बेसिकली इसको क्यों यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है कि हमारा जो लैंड है, ओके, वो हमारे पास में लैंड ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड लैंड है, हमारे पास लिमिटेड लैंड है और उसी लिमिटेड लैंड पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उस लैंड की, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करते हैं और जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके। तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अब यहाँ पे आप बाकी के ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जैसे कि है क्विनकुंग्स सिस्टम। अब इस सिस्टम को हम डायगोनल सिस्टम भी कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसे स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर सिस्टम की तरह ही होता है, बट इसमें एक प्लांट सेंटर में होता है जिसको हम क्या कहते हैं? फिलर प्लांट कहते हैं। और ये फिलर प्लांट जो होता है इसकी जो हाइट होती है वो कम होती है, बहुत बड़ी हाइट वाले प्लांट्स ट्रीज नहीं चाहिए होते हैं, और साथ ही साथ में ये अर्ली बेयरिंग होती हैं, जो जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कर दें। ऐसे प्लांट्स को, ऐसे फ्रूट ट्रीज को हम एज अ फिलर यूज़ करते हैं। और जब हमारे मेन प्लांट्स जो कि यहाँ पे कॉर्नर पे लगे होंगे इस तरीके से, जब हमारे मेन प्लांट्स बड़े हो जाते हैं और फ्लावरिंग करने लगते हैं, फ्रूटिंग स्टेज पे आ जाते हैं, दैट इज़ कि वो बेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, तब हम इस फिलर प्लांट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है हमारा मीडो ऑर्चर्डिंग। तो मीडो ऑर्चर्डिंग का जो ओरिजिन प्लेस है ये है इज़राइल में, एंड इसमें जो है अल्ट्रा नैरो स्पेसिंग रखा जा रहा है। ठीक है, मतलब ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग से भी ज़्यादा डेंसिटी वाला प्लांटिंग है। यहाँ पे हम उससे भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम जिस स्पेसिंग पे रखते हैं उससे भी कम स्पेसिंग में, दैट इज़ 45 इंटू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस स्पेसिंग पे हम यहाँ पे क्या करते हैं? ट्रीज़ को प्लांट करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास है हेक्सागोनल सिस्टम। तो हेक्सागोनल सिस्टम में जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास में 6 ट्रीज़ होंगी एंड विथ 1 इन द सेंटर। एक सेंटर में होने की वजह से हम हेक्सागोनल सिस्टम को सेप्ट्यूल सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ, बट आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम हेक्सागोनल सिस्टम को सेप्ट्यूल सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि 6 ट्रीज होती हैं, लाइक 6 ट्रीज के बीच में फिर एक ट्री और होता है, इसी वजह से 7 ट्रीज हो जाती हैं टोटल, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? सेप्ट्यूल सिस्टम कहते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 15% एक्स्ट्रा प्लांट्स हम क्या करते हैं? लगा पाते हैं। ठीक है,
अब हमारा है कंटूर सिस्टम। तो कंटूर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग जनरली जो अंड्यूलेटेड लैंड्स होते हैं, मतलब ये कि जो ऊपर ऊपर नीचे होती है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, जहाँ पे हमारे पास इवन लैंड नहीं है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटूर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग का यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको मोस्ट ऑफ द जो प्लांटिंग सिस्टम्स हैं वो समझ में आ गई होंगी, और एक बार आप लोग अपने बुक से फिर से रिवाइज कर लेंगे। और एक चीज़ और कि हर साल जो मैं देख पा रही हूँ, मैंने एक्चुअली 2 बार IBPS CFO का मेंस दिया है, और मैंने ये एनालाइज किया है कि एवरी ईयर हॉर्टिकल्चर पार्ट से एक वेराइटी का क्वेश्चन, पोमोलॉजी जो फ्रूट्स होते हैं उसकी वेराइटी से, और दूसरा प्लांटिंग सिस्टम से ज़रूर आता है। एक बार हमारा क्या आया था, क्या बोलते हैं, एक बार और जो पिछले साल 2022-23 वाला जो मेंस था उसमें भी प्लांटिंग सिस्टम से आया हुआ था, और इस बार भी प्लांटिंग सिस्टम से आया हुआ है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो अवर थर्ड क्वेश्चन इज, dash is the technique of propagation in which science take containing more than one bud and rootstock is connected in a manner such that they may unite and subsequently grow and develop a successful plant। ठीक है, तो एक ऐसी टेक्निक जहाँ पे हम साइंस टिक में क्या क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट एक बर्ड से ज़्यादा बर्ड्स होने चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, साइंस टिक कहते हैं। और जब हम इस साइंस टिक को रूट स्टॉक के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो एक कम्प्लीटली सक्सेसफुल प्लांट में ग्रो करता है। सो हियर द राइट आंसर इज ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड ये भी टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सब चीज़ के जो डेफिनेशंस होते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि IBPS बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज करता है डेफिनेशंस को लेकर के। तो बर्डिंग में क्या होता है कि हम वहाँ पे साइंस टिक नहीं यूज़ करते, बट बर्ड को एज अ साइन यूज़ करते हैं। वहाँ पे स्पेशली मैंशनड होगा दैट बर्ड इज़ यूज्ड एज अ साइन। तो जब हम बर्ड को साइन की तरीके से यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ठीक है, कटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे रूट स्टॉक और साइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। कटिंग में हम प्लांट जो होता है उसका कोई भी पोर्शन कट कर लेते हैं, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, उस पोर्शन को कट करके डायरेक्टली सॉइल में लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास में कॉन्सेप्ट है रूट स्टॉक और साइन का। तो रूट स्टॉक के ऊपर हम साइन को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से एक कंप्लीट प्लांट ग्रो होता है। लेयरिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हम किसी एक मदर प्लांट के जो सूट होते हैं उसको सॉइल में दबा देते हैं। दबाने की वजह से क्या होता है, और उसको थोड़ा सा उसकी जो लेयर होती है उसको रिमूव कर देते हैं। स्टेम जो होता है, हमारा जो ब्रांच होता है, उसकी लेयर को थोड़ा सा रिमूव करके उसको सॉइल में हम दबा देते हैं, जहाँ से क्या होती है कि सॉइल और मॉइस्चर मिलते ही वहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और वहीं से डेवलप हो जाता है हमारा एक नया प्लांट। जब हमारा नया प्लांट डेवलप हो जाता है तो हम इस न्यू प्लांट को मदर प्लांट से अलग कर देते हैं, और फिर ये हमको एक कंप्लीटली एक नया प्लांट हमें मिल जाता है। तो ये सारे चीज़ आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट रेजिस्टेंट एंड पॉली एम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक ऑफ मैंगो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सॉल्ट रेजिस्टेंट भी होना चाहिए और साथ ही साथ में पॉली एम्ब्रियोनिक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कुरुक्कन है। ठीक है, तो सॉल्ट रेजिस्टेंट में हमारे पास में 2 और वेराइटीज़ हैं, फेमस वेराइटीज़, जो कि हैं निक्कारे हैं, मूवंदन है। ठीक है, कुरुक्कन, मूवंदर और निक्कारे, ये जो तीनों वेराइटी है वो सॉल्ट रेजिस्टेंट हैं। और यहाँ पे आप ये जो बाकी के वेराइटीज़ देख पा रहे हैं, और ये कुरुक्कन के साथ भी ये सब के सब क्या हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटीज़ हैं। बट ये जो ऊपर के 4 वेराइटीज़ हैं वो सॉल्ट रेजिस्टेंट नहीं है। तो इसी वजह से हमारा जो राइट आंसर है वो है कुरुक्कन। तो ऐसा नहीं है कि हॉर्टिकल्चर से सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही आता है, कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ प्रोपोगेशन इज फॉलोड इन स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो देखते ही आप लोगों को राइट कर देना चाहिए, राइट आंसर मार्क कर देना चाहिए, एंड द राइट आंसर इज रनर्स। ठीक है, तो रनर्स जो है वो इस मेथड का यूज़ हम करते हैं स्ट्रॉबेरी के प्रोपोगेशन में। सकर्स जो होता है मेनली हम बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इस वाले फ्रूट क्रॉप्स में हम सकर्स का यूज़ करते हैं। सीड्स के लिए हमारे पास में एसिड लाइम है, कोकोनट है, और डेट पाम है, सॉरी डेट पाम नहीं है, कोकोनट है, अरेका नट है, और एसिड लाइम है। तो ये सारी चीज़ें सीड से प्रोपोगेट होती हैं। ठीक है, और क्राउन ग्राफ्टिंग मेनली हम परसिमॉन में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अभी पिछले वाला जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आपको बस इतने से ही याद रखने हैं, बाकी के जितने भी प्रोपोगेशन मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स में, उन सबको आपको याद करना है। उसके लिए आप पूरी एक लिस्ट बना लीजिए और आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है टू डेवलप स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ ट्री, जो कि बिल्कुल सही है। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं कि एक ट्रेनिंग में हम जो ट्रीज होती हैं उसकी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिससे कोई आंधी तूफान बारिश या फिर कुछ भी ऐसे कैलेमिटीज आए तो हमारा जो ट्री है वो गिर ना जाए और वो इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि वो उन सब चीज़ों से ओवरकम कर सके। ठीक है, दूसरा है टू हैव बेटर क्रॉच एंगल बिटवीन स्कैफोल्ड ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जो कि बिल्कुल सही है, ये भी ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का। जो स्कैफोल्ड ब्रांचेस होती हैं बेसिकली वो जो साइड की ब्रांचेस होती हैं और जो हमारा ट्रंक होता है उनके बीच में जो एंगल होती है, स्कैफोल्ड ब्रांचेस और ट्रंक, ठीक है, उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं क्रॉच एंगल कहते हैं। और ये एंगल जितना वाइड होता है उतना बेटर होता है, क्योंकि नैरो क्रॉच एंगल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रांचेस को वीक बनाते हैं, हमारे जो प्लांट ट्री होती है उसको वीक बनाते हैं। नैरो क्रॉच एंगल की वजह से जब फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग उस ब्रांचेस पे होती है तो वो उनको बेयर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो वीक है। और साथ ही साथ में रेनी सीजन में जब मॉइस्चर इन क्रॉच एंगल्स के बीच में लॉक हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होती है कि रॉटिंग भी स्टार्ट हो जाती है ट्री में। तो इसी वजह से ये देखा जाता है कि जो वाइड क्रॉच एंगल्स पे हैं उन्हीं ब्रांचेस को सिलेक्ट किया जाता है, और जो नैरो क्रॉच एंगल्स होते हैं तो उसको ट्रेनिंग के थ्रू, ट्रेनिंग जो होता है उसके थ्रू हम उन नैरो क्रॉच एंगल्स को, जो ब्रांचेस हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो है टू कंट्रोल फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, जो कि बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि जो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग जो कंट्रोल करने के बात है वो हम कंट्रोल करते हैं किससे, प्रूनिंग से। ठीक है, इसको हम किससे कंट्रोल करते हैं, प्रूनिंग से करते हैं, ना कि ट्रेनिंग से करते हैं। तो ये किसका ऑब्जेक्टिव है, ये प्रूनिंग का ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट शेप ऑफ ट्रीज। ऑब्वियस सी बात है, हम अर्ली स्टेजेस पे ही फ्रूट्स को क्या करते हैं, शेप देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो हमारे ऑर्चर्ड में जो कल्चरल ऑपरेशंस हैं, जो हार्वेस्टिंग है, वो सब इजीली हो पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रीज को एक अच्छी शेप देते हैं। लास्ट ऑप्शन है टू फैसिलिटेट, ये भी ऑब्जेक्टिव है किसका, ट्रेनिंग का। लास्ट ऑप्शन है टू फैसिलिटेट इंटरसेप्शन ऑफ सनरेज टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ट्री, बिल्कुल सही है, ये भी ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का, क्योंकि हम अगर जो इंटरमिंगल ब्रांचेस होती हैं, बहुत एक दूसरे में घुसी हुई होती है ब्रांचेस, जो कि एक बहुत गंदा स्ट्रक्चर देती हैं हमारे ट्री को, और जिसकी वजह से सनरेज जो होती है सारे ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पाती। तो जब हम ऐसे इंटरमिंगल ब्रांचेस को ट्रेनिंग के थ्रू रिमूव कर देते हैं तो हमें क्या होता है, सारे ही जो ट्री है उसके सारे ही ब्रांचेस को और सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से सनरेज मिलता है, जिससे अच्छी फ्रूटिंग हो पाती है, अच्छी बेयरिंग हो पाती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने अगर 2022-23 वाला मेंस दिया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी ऐसे एक क्वेश्चन सेक्सुअल प्रोपोगेशन से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल प्रोपोगेशन ऐसा करके पूछा था, और इसी तरीके से 5 ऑप्शन थे और आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा वाला आंसर जो है वो डिसएडवांटेज या एडवांटेज सेक्सुअल प्रोपोगेशन का नहीं है।
ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहिए। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पूछा गया है कि इन विच ट्रेनिंग मैथड ऑफ ग्रेप वाइन्स प्लांट्स आर अलाउड टू ग्रो टू अ हाइट ऑफ 75 to 90 सेंटीमीटर सो एज टू डेवलप बुश शेप। During early years, vines require support, but after 4 to 5 years, the stem becomes sturdy enough to stand at its own. At the terminal portion, 5 to 6 branches are allowed to grow. This system is suitable for less vigorous cultivar and is very simple and inexpensive. अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो है वेरी सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। ठीक है, साथ ही साथ में क्या है कि हम उसको एक बुश शेप दे रहे हैं और इसको अर्ली ईयर्स में क्या है, सपोर्ट की ज़रूरत है, और बाद में वो इतना स्टर्डी खुद हो जा रहा है कि वो खुद से खड़ा हो पा रहा है। ठीक है, अब इतने लेंदी क्वेश्चंस की भी आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली वन लाइनर्स आते भी हैं और नहीं भी आते हैं, तो आपको दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा क्या, हेड सिस्टम। ठीक है, हेड सिस्टम में क्या करते हैं कि हमारा जो प्लांट जब वो छोटा सा होता है तब हम उसको क्या करते हैं, एक ऐसे ये हमारा प्लांट है और उसके साथ में हमने एक क्या कर दिया है, सपोर्ट के साथ में हम उसको बांध देते हैं। तो अर्ली स्टेजेस पे उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और जब उसके पास में हमारा जो प्लांट होता है वो 4 से 5 साल का हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, 5 to 6 ब्रांचेस हम इस तरीके से अलाउ कर देते हैं, जहाँ पे क्या होती है, ग्रोथ। तो ये पूरा एक कम्प्लीटली बुश शेप का दिखता है। ठीक है, अब जो कल्टीवार्स जो कैसे होती हैं, जो लेस विगरस कल्टीवार्स होती हैं, जो बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती हैं, बहुत कम ग्रोथ करती हैं, ऐसे कल्टीवार्स के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, हेड सिस्टम का यूज़ करते हैं। निफिन सिस्टम किसके लिए यूज़ करते हैं, मॉडरेट विगरस कल्टीवार्स जो होते हैं उनके लिए, और टेलीफोन सिस्टम जो होते हैं मॉडरेट विगरस कल्टीवार्स एज वेल एज उसके साथ में किस क्या कि जिसमें एपिकल डोमिनेंस ज़्यादा है, तो ऐसों के लिए टेलीफोन सिस्टम का यूज़ करते हैं। और बावर सिस्टम जो है वो मतलब हाईली विगरस कल्टीवार्स जो होते हैं वो ऐसे ऐसे वेराइटीज़ के लिए हम बॉवर सिस्टम का यूज़ करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम है ट्रेनिंग का ग्रेप्स में। ओके, तो ग्रेप्स के ट्रेनिंग सिस्टम को भी अच्छे तरीके से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी इस बार के IBPS AFO मेंस पे आपने देखा होगा कि हमें एक इंस्टीट्यूट के लोकेशन के बारे में पूछा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI इज लोकेटेड एट विच प्लेस। सो द आंसर इज कसरगोड, केरला। अब इसमें कोई भी डिस्कशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं समझ में आ रही है। पुत्तूर में जो है वो कैश्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और वलपराई तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि उपासी जो है टी के लिए इसका लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, और कॉफ़ी का जो है कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट वो है चिकमगलूर कर्नाटक में, और टी बोर्ड जो है वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इसी तरीके से आपको सभी चीज़ों की लोकेशन याद रखनी है और एक बार रिवाइज कर लेना है। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चनिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, वो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। Which of the following compound is responsible for antibacterial property in onion? ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, जो कि है आंसर है एलिसिन। ठीक है, अब क्वेरसेटिन जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आउटर कोटिंग होती है अनियन की उसके येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज जो कैंसर होता है उसको भी प्रिवेंट करने में क्वेरसेटिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कैटेकोल जो है ये क्या है, एंटी फंगल है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या पूछा है आपको, एंटी बैक्टीरियल पूछा है, बट ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है पंजेंसी के लिए। ठीक है, अनियन में जो पंजेंसी होती है वो किसके वजह से होती है, अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से, और गार्लिक में किसकी वजह से होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है 1-प्रोपेनिल सल्फोनिक एसिड, ये क्या है, टीयर इंड्यूसिंग फैक्टर जो होता है अनियन में जिसकी वजह से हमारे आंखों में आंसू आते हैं, वो इस कंपाउंड की वजह से
आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाकी के क्रॉप्स में भी जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं वेजिटेबल, स्पेशली वेजिटेबल क्रॉप्स में, उनको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन अनडिजायरेबल प्लांट इनटू डिजायरेबल टाइप, दिस प्रोसेस इज नोन एज। ठीक है, जब हम किसी भी अनडिजायरेबल प्लांट को डिजायरेबल टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा टॉप वर्किंग। ठीक है, तो कई बार हमारा जो ऑर्चर्ड होता है, बगीचा होता है, वो बहुत पुराना हो जाता है और वो इतना प्रोडक्टिव नहीं रहता है, तो हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हम उस ऑर्चर्ड को रिजुविनेट करें, वापस से उसमें लाइफ डालें, वापस से उसे जीवित करें। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम अपने प्लांट्स को कट कर देते हैं, जो हमारे ट्रीज होते हैं उनको कट करके उनके ऊपर हम जो डिज़ायरेबल कल्टीवार्स हैं उनका ग्राफ्टिंग करते हैं, और सो दैट हमारा जो अनडिज़ायरेबल प्लांट था अब वो डिज़ायरेबल कल्टीवार में, डिज़ायरेबल टाइप में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है डबल वर्किंग का, तो डबल वर्किंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं प्रैक्टिस है हॉर्टिकल्चर में, जो कि स्पेशली किस में किया जाता है, पियर में किया जाता है। ठीक है, पियर में किया जाता है। जब हम पियर में बार्टलेट, स्पेशली जो बार्टलेट वेराइटी है, ठीक है, इसको जब हम डायरेक्टली रूट स्टॉक पे, क्वींस जो रूट स्टॉक होता है उसमें जब हम अटैच करते हैं डायरेक्टली, तो क्या करता है कि ये फेल हो जाता है ग्रो करने में। अब इसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम एक बीच में इंटर स्टॉक का यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली ब्यूरे हार्डी या ओल्ड होम जैसे इंटर स्टॉक्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं। और ये इंटर स्टॉक जो होता है वो रूट स्टॉक और सायन दोनों के साथ कंपैटिबल होता है, और इस प्रोसेस में नियरली अबाउट 2 ईयर्स का प्रोसेस होता है, जिसमें पहले तो हम इंटर स्टॉक जो होता है उसको रूट स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट करते हैं, और दूसरे साल में हम जो सायन होता है उसको हम इंटर स्टॉक के साथ में ग्राफ्ट करते हैं, और इस तरीके से फिर हमारा जो प्लांट है वो ग्रो कर पाता है। स्कर्टिंग जो होता है, ये जो हमारे ट्री में कुछ ब्रांचेस जो होती हैं, जो स्पेशली लोअर ब्रांचेस होती हैं, वो जब लटकने लगती हैं और एक बहुत ख़राब अपीयरेंस देती हैं, और साथ ही साथ में वो अनप्रोडक्टिव भी हैं, क्योंकि वो कुछ बेयर नहीं कर पा रही हैं, ना फ्लावरिंग कर पा रही है, ना फ्रूटिंग कर पा रही है। तो बहुत अच्छा होगा कि हम ऐसे जो ब्रांचेस हैं उनको रिमूव कर दें, और इस प्रोसेस को ही कहते हैं हम स्कर्टिंग। स्मजिंग जो होता है ये मेनली यूज़ होता है किसमें, मैंगो में। ठीक है, मैंगो में यूज़ होता है, और यहाँ पे जो मैंगो होता है उसको हम क्या करते हैं, सीज़न से पहले ही हम क्या करते हैं, इसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को इंड्यूस करने के लिए हम पेड़ के नीचे क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, और उसमें से निकलती है गैस। गैस में होता है इथिलीन, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्ली फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है। ठीक है, इसके बाद में डीहॉर्निंग। डीहॉर्निंग भी एक प्रैक्टिस है, जिसमें क्या होता है कि जो इंटरमिंगल ब्रांचेस हैं जो कि प्रॉपर एंगल पे नहीं है वो और एक दूसरे के अंदर घुसी हुई हैं, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर रही हैं, सनरेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं, तो ऐसे ब्रांचेस को रिमूव करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डीहॉर्निंग कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। और ये वन शॉट वीडियो होता है, तो शायद हो सकता है कि बोलते टाइम बहुत कुछ मैं मिस कर देती हूँ या फिर थोड़ा सा मिस प्रोनाउंशिएट कर दूँ, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।